करोगे? ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे क्या, नर्सिंग स्किल क्रिटिकल केयर। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव आईसीयू नर्सरी मैनेजमेंट। ओके, तो पहले टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ये क्या होता है? ठीक, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग इन्वॉल्व केयर ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट। क्रिटिकल पेशेंट का मतलब होता है बेटा कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको हमको क्या करना है, केयर करना है। उसके रिक्वायर्ड एडवांस स्किल क्लिनिकल जजमेंट एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ठीक है, क्या करना है, मतलब सबसे पहले मुझे डायग्नोसिस अच्छे से बनाना होगा, उसके बाद क्लिनिकल, ठीक है, अच्छे से डायग्नोसिस बना करके क्लिनिकली जजमेंट करना होगा कि क्या है, कौन सी मेडिसिन चलाएंगे और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। फोकसेस ऑन द लाइफ सपोर्ट, पेशेंट सेफ्टी एंड रिकवरी, ये सब चीज़ों को के बातों पे फोकस करना है कि सपोर्ट कैसे करें, सेफ्टी कैसे रखें, रिकवर कैसे हो पेशेंट, ये सब चीज़ें हमको देखना है। उसके बाद आते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द क्रूशियल इन आईसीयू पेशेंट। मतलब जो हम एनएस चलाते हैं, आरएल देते हैं, ये सब एक इक्वल रेशियो में हो, मतलब एक इक्वल रेशियो में होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले के बेस पे कि इस पेशेंट को कितने एमएल की ज़रूरत होती है उतने एमएल में फ्लूइड की जरूरत पेशेंट को देंगे। ठीक है, फिर नोट डाउन में डालेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट, कितना लेना है कितना निकल रहा है, मतलब यूरिन फीसेस इस सब का भी हम मेजर करते हैं कि कब हुआ, कितने टाइम हुआ और कितना हुआ, सबको मेजर किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फ्लूइड इम्बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, और एबीजी की टेस्ट होती है, उससे हमको इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है या नहीं है उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर ये सब चीज़ें दिक्कतें होंगी बेटा तो पेशेंट को और दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो हम ये सब मेजर करते रहेंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, ठीक है, 1040 छोड़ दीजिएगा, उसका कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं इंट्रावेनस थेरेपी। इंट्रावेनस का मतलब आईवी रूट से जो हम देते हैं, टाइप ऑफ द आईवी फ्लूइड्स। कितने टाइप के आईवी फ्लूइड्स होते हैं बेटा, क्रिस्टलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलोइड इंडिकेट एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, प्रिवेंशन ऑफ द आईवी रिलेटेड इन्फेक्शन। आप समझना इसमें फ्लूइड दो टाइप का होता है, क्रिस्टलोइड होता है, दूसरा कोलोइड्स होता है। ठीक है, तो जो ये सब देते हो ना हम लोग जो नॉर्मल कंडीशन में यूज करते हैं क्रिस्टलोइड होता है, बाकी जो आप नहीं देखे होंगे वो इमरजेंसी या इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं वो कोलोइड्स होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई बेटा। अब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेशन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, प्री ट्रांसफ्यूजन चेक एंड क्रॉस मैचिंग। हमने कल आपको बताया था कि कभी अगर किसी को बीटी कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो सबसे पहले पेशेंट का नाम, ठीक है, और उसकी जो बीएसटी लिखी है रिपर क्रॉस चेक करोगे, फिर जो आपका ब्लड लेकर के आए उस पर देखोगे कि जो इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप है वही ब्लड है कि नहीं है। उसके बाद फिर क्या करना है, पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो वहाँ पे बैठ के आपको प्रॉपर मॉनिटर करना होता है। शुरू में स्लो स्पीड करना होता है, उसके बाद आप 4 घंटे के अंदर अगर आईवीसी चला रहे हो तो चला लो, लैट्रिक्स और प्लाज्मा चलाना होता है तो 30 मिनट में चला लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल लाइन की। इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर। ठीक है, सेंट्रल लाइन कहीं से भी डाल सकते हैं, यहाँ से डालते हैं स्पेशली। ठीक है, दो कई रूट होते हैं उसके। ये सेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द इंसर्शन एंड केयर प्रिवेंशन ऑफ द कैथेटर रिलेटेड ब्लड डिस्टेंस इन्फेक्शन। मतलब हम इसको सबसे पहले एसेप्टिक बनाएंगे, अच्छे से धो के साफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो एसेप्टिक हो गया, फिर हम अपने आप को एसेप्टिक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेंट्रल कैथेटर डालेंगे। सेंट्रल कैथेटर डालेंगे तो हम देखेंगे बेटा कि डायरेक्ट ब्लड के कंटेंट में कोई ऐसी इन्फेक्शियस चीज ना है, नहीं तो ब्लड से होते हुए पूरे बॉडी में पहुँच जाए इन्फेक्शन बात करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम बैलेंस है या नहीं है, सबके नॉर्मल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 टू 145 होती है, पोटेशियम की 3.5 टू 5.5 होती है, कैल्शियम की बेटा लगभग तुम मान चलो 8 से 11 के आसपास होती है। ठीक है, और मैग्नीशियम देख लेना गूगल करके। साइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या क्या दिखते हैं
ठीक है, इस सब में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो अपना नोट्स करके रहता है और नर्सिंग स्टाफ का काम होता है ताकि या टेक्नीशियन का काम होता है कि वो प्रॉपर रूप से जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद टॉपिक आते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द आईसीयू। ठीक है, एक्यूरेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाइटल क्रिटिकल केयर हाई लेवल मेडिकेशन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक अटेंशन। तो जब ताकि नोट करके रहता है ना तो उसमें कितनी दवा चल रही है, कब चल रही है, पूरा उसको लिखा रहता है। और जो ओटी जो नर्सिंग स्टाफ या ऑपरेशन के समय ओटी टेक्नीशियन होते रहेगा वो उसी पीएचडी को देख करके पेशेंट को प्रॉपर रूप से जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसी टाइम देते हैं, उसको प्रॉपर रूप से मॉनिटर करते रहते हैं। अब आते हैं बेटा आईवी मेडिकेशन प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी ड्रग कंपैटिबिलिटी एंड डाइल्यूशन प्रिंसिपल, उसके मॉनिटरिंग द एडवर्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आईवी मेडिकेशन में, सबसे पहले क्या होता है कभी कभी लोग तो देखे होंगे कि पाउडर का काम आता है वो अलग से होता है। सबसे पहले उसको प्रिपेयर करो, उसको दो अच्छे से। ठीक है, और फिर हमको देखना होता है कि बहुत ज़्यादा कम डाइल्यूशन भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी डाइल्यूशन ना हो। ठीक है, कम डाइल्यूशन होगा तो पेन होगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा तो टाइम लगेगा। अब आते हैं इन्फ्यूजन पंप, जो पर्पज एंड टाइप ऑफ इन्फ्यूजन पंप जो होती है कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्यूजन रेट अलार्म मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। बहुत सारा बेटा जो इन्फ्यूजन पंप होता है ना एक रेट फिक्स कर दिया जाता है उस पर। ठीक है, कि इस इतने सेकंड या इतने मिनट में इतनी दवा जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा वैसो एक्टिव ड्रग्स। जो वैसो एक्टिव ड्रग्स होती है कॉमन ड्रग जो होती है डोपामिन होती है नॉन एडिक्टिव में क्या करते हैं वैसो एक्टिव है तो बीपी को रेज करते हैं। ठीक है, मेडिकेशन कब देंगे जब हाइपोटेंसिव पेशेंट होता है। हाइपोटेंसिव पेशेंट कब मानते हैं जब सिस्टोलिक बीपी जो होती है 90 से नीचे आ जाए और डायस्टोलिक 60 से नीचे आ जाए। कि किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जब मॉनिटर देखेगा उस कंडीशन में डिसाइड करेगा। अगर बीपी की वैल्यू मैंने जो बताया 90 60 से नीचे आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे उसको जो हाइपोटेंसिव होगी तो उसको हम कोशिश करेंगे या हार्ट रेट कम हो जाए, ड्रॉप कर जाए, 60 से नीचे आ जाए, उस कंडीशन में कंटिन्यूअस डायनामिक मॉनिटरिंग करना। ठीक है, आयनोन ड्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, जो आयनोन ड्रॉप्स होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, उसमें एड्रेनलिन डोपामिन हो गया। वैसोप्रेसिव क्या होता है ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन को बढ़ाते हैं, वैसोप्रेसिव हो गया। डायलेटर्स क्या होते हैं बेटा, ये आयरन ड्रॉप्स होते हैं ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया न्यूरोमोन हो गया बेटा। उसके बाद में ल्यूसिड ड्रॉप्स होते हैं, ये वेस्कुलर रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करते हैं बेटा, ये न्यूरोमोन हो गया बेटा। उसके बाद में टोर्नेडो ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। ठीक है, तो प्रोपेनॉल क्या करता है नेगेटिव इफेक्ट देता है और प्रोपेनॉल कम करता है बीटा ब्लॉकर। अब आता है बेटा इमरजेंसी फार्माकोलॉजी, ड्रग यूज इन द कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक। ड्रग यूज इन कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक में कौन सी दवा देते हैं। ठीक है, रैपिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन करना होगा, जो जितने पीछे दवाई करो वही। उसके बाद आता है वुंड एंड ड्रेन केयर। वुंड एंड ड्रेन केयर में क्या हो गया प्रॉपर वुंड केयर, प्रिवेंट इन्फेक्शन, कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ ड्रेन एट द सर्जिकल साइट, प्रॉपर वुंड केयर प्रिवेंशन इन्फेक्शन। देख रहे हो ना, हमने एक दिन बताया था आपको कि जो वुंड इन्फेक्शन मतलब प्रॉपर रूप से उसको ढकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन में। ठीक है, और उसमें जब हम ड्रेसिंग बनाए थे कि ये ड्राई ड्रेसिंग है वेट ड्रेसिंग उसमें। अब आते हैं सर्जिकल रेन। सर्जिकल रेन क्या होता है क्लोज और ओपन दो टाइप का हो सकते हैं। ठीक है, क्लोज का मतलब हो गया कि उसको बंद कर दिए हो, सुचरिंग कर दिए हो, कुछ ऐसे होते हैं वुंड जिसको खोले रहते हैं। और ड्रेन जो होती है दो टाइप का होता है, ड्रेन होती है क्लोज और ओपन होता है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ गया है तो अंदर वाला जो होती है क्लोज हो गया, जो बाहर दिख रहा है वो ओपन हो गया, एक तरीके से मान सकते हो। लेकिन एक टाइप है जो है क्लोज ड्रेन का है। मॉनिटर ऑफ ओपन कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन पेटेंसी एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, मतलब वो प्रॉपर उससे ड्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी मैंने हमको मेंटेन करना है और उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन ना हो उसे भी मुझे मेंटेन करना है। चेस्ट ट्यूब केयर, जो चेस्ट ट्यूब केयर होता है मेडिकेशन चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, इसमें हम कब करते हैं बेटा जब कोई भी लंग्स में ब्लूड करना है। ठीक है, उस कंडीशन में करते हैं। प्लूरल इन्फ्यूजन उसको बोलते हैं, जब जो लंग्स होती है उसमें दो लेयर होते हैं, दोनों लेयर के बीच में स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं
सब प्लूरल स्पेस, उसी में जो फ्लो होती है वो बढ़ जाती है, उसको ड्रेन करने के लिए हम ट्यूब यूज करते हैं। वाटर सेल ड्रेन सिस्टम यूज करते हैं, पानी में डाल देते हैं जिससे कि क्या ना हो, वाटर सेल का मतलब होता है बेटा कि हम सील कर देते हैं जिससे कि कुछ इन्फेक्शन और कुछ ऑक्सीजन वगैरह ऊपर की तरफ ना जाए। नर्सिंग एयर एंड कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन। उसके बाद आते हैं नेगेटिव प्रेशर थेरेपी में क्या होता है, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर होता है। इंडिकेशन एंड बेनिफिट्स नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग द थेरेपी। इसमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर में अगर किसी को ऊँट हुआ होता है तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं -120 mmHg, ठीक है, जैसे हीलिंग अच्छी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वुंड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हमको एसेस करना है साइन ऑफ इन्फेक्शन, पेन, वुंड में हीलिंग अच्छी हो रही है कि नहीं, इसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिपोर्टिंग करना है। ओके, अब हम बात करते हैं पेशेंट असेसमेंट एक आईसीयू। इसमें हमको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस असेसमेंट इज द एसेंशियल अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटेरियोरेशन, ठीक है। पेशेंट का असेसमेंट आईसीयू में करना है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन आने से पहले ही मॉनिटरिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि कॉम्प्लिकेशन आने वाला है, इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करना और सही समय पर सही स्टेप लोगे। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जीसीएस। जीसीएस में क्या होता है बेटा, एक ग्लासोकोमा स्कोर होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट जो होती है आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स होती है, स्कोरिंग देते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है, हेड इंजरी के लिए होता है, कोमा में सिंपल होता है, क्या होता है आई ओपनिंग में टोटल 4 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस होता है तो उसको 4 ग्रेड दोगे। साउंड से मतलब क्या होता है, आपने कुछ बोला आप खोल दो स्पॉन्टेनियस है, आपने आवाज़ लगाया खोल दिया, मतलब हम अंदर आए, आप एडल्ट हो गए, हम खोल गए, आपका जो स्पॉन्टेनियस होगा उसको 4 नंबर दोगे। आवाज़ देने के बाद आँख खोल रहा है तो 3 नंबर दोगे। प्रेशर लगाने के बाद कर रहा है तो 2 नंबर दोगे, कुछ नहीं कर रहा तो 1 नंबर दोगे। अब आते हैं वर्बल रिस्पॉन्स में, ये ओरिएंटेड है, कंफ्यूज्ड है, वर्ड साउंड ये सबसे है तो उसको ओरिएंटेशन देते चले जाओगे। उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो कमांड ओबे कर रहा है कि नहीं, लोकलाइज है कि नहीं, फ्लेक्शन है या नॉर्मल फ्लेक्शन है या नॉर्मल फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है या कुछ नहीं, इसको नंबरिंग देते हैं। इसका जो नंबरिंग होता है टोटल कितना हो गया 15, टोटल कैलकुलेट करोगे तो 15 होता है। अगर 15 है तो अच्छा है, ठीक है। अगर 15 से कम है मतलब 15 to 13 है तो उसको माइल्ड बोलते हैं, और मॉडरेट कब बोलते हैं जब 12 to 9 हो जाता है, सीवियर बोलते हैं 3 to 8 होता है, तो ठीक है। ये हो गया जीसीएस का मैक्सिमम नंबर 15 होता है, मिनिमम 3 होता है, क्योंकि सबको लास्ट में एक दिया गया है। अब आते हैं अपाचे स्कोरिंग। अपाचे स्कोरिंग क्या होता है, एक डिजीज के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, प्रिडिक्ट करता है पेशेंट का आईसीयू में आउटकम कैसा है, और रोल जो नर्स का होती है डेटा कलेक्शन का होता है। तो क्या क्या करेगा बेटा, इसमें अपाचे स्कोरिंग में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है उसे याद कर लो और कुछ नहीं। एक तो टेम्परेचर होता है बेटा, मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, हार्ट रेट होता है, रिस्पिरेटरी रेट होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, आर्टेरियल पीएच होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या आर्टेरियल पीएच में क्या क्या आ जाएगा भाई, बाई का आ जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, सीरम क्रिएट, हेमेटोक्रिट, टीएलसी और जीसीएस, ये सब हमारा अपाचे स्कोरिंग होता है। कंपोनेंट याद कर लेना बस, बाकी ये और भी याद कुछ करना हो तो कर सकते हैं। अगर स्कोर ये अगर 44 से कम है तो 0, ठीक है। अगर 44 से 54 तक है तो हम 2 मान सकते हैं, 55 से 64 है तो 3 स्कोरिंग देते हैं, 65 से 74 ईयर तक 5, 75 से ऊपर है तो 6। बाकी और कुछ नहीं याद करो, कुछ याद होगा तो समझ में नहीं आएगा। पेन असेसमेंट की बात करते हैं हम, पेन असेसमेंट की बात करते हैं बेटा, यूज पेन स्केल आईसीयू में, असेसमेंट ऑफ द कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द पेन मैनेजमेंट। इसमें क्या है, पेन स्केल है और इमोजी के फॉर्म में बना। अब क्या होता है कि कोई टोन नहीं होगा तो मुस्कुराएगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसको हाथ से आंसू आएगा, एक स्केलिंग का सिस्टम बनाया गया है बेटा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, वर्स्ट, ओके, उसको पेन स्केल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आपको बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लिनिकल पैरामीटर्स। इसमें क्या हो गया, वाइटल साइन एंड द हीमोडायनामिक वैल्यूज, ए बेसिक इंटरप्रिटेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लिनिकल डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, सबसे पहले ट्रायल डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सेफ्टी एवेल्युएशन, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन, बहुत खास क्वेश्चन है। अब आते हैं न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। एडिक्वेट न्यूट्रिशन सपोर्ट द हीलिंग एंड रिकवरी, अर्ली न्यूट्रिशन इंटरवेंशन
इंटरनल फीडिंग, ठीक है। इंटेरल फीडिंग, इंटेरल फीडिंग का मतलब होता है जो इंटेस्टाइन के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। इंडिकेट रूट एंड फीडिंग, नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द फीडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्टाइलेशन, ठीक है। क्या होगा कि हम डायरेक्ट ड्रग्स में डालते हैं ना, तो क्या होगा, हम जब कुछ खाएंगे नहीं तो मेरा मसल रिलैक्स नहीं होगा, तो ट्रेकिया होने जाएगा, तो स्टाइलेशन नहीं होगा। इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंटेरल फीडिंग। आते हैं पैरेंटल में, क्या होता है, डायरेक्ट हम आईवी के थ्रू न्यूट्रिशन डाल देते हैं। इंडिकेशन ऑफ द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, इसमें सेंट्रल है केयर ड्यूरिंग द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को क्या होता है, मॉनिटरिंग करने का एप्लीकेशन। ध्यान से देखो, ये आपका बीपीएम है, पीपीएम है, ठीक हो गया ना। वहाँ पे देखो अगर जा रहा है तो वेस्टिबुलर ट्यूब है, जो में जा रहा है डिजोनेस्टमिक ट्यूब है, यहाँ पे मेजो डिजोनेस्टमिक ट्यूब है, मतलब जहाँ पे चला गया ये साइकिल में उसी का नाम दे दिया गया है, ओके। हम बात करते हैं उसके बाद मॉनिटरिंग न्यूट्रिशन स्टेटस। इसमें क्या करते हैं, वेट बीएमआई मेजर करते हैं बेटा, उसी के अनुसार हम देते हैं कि तुम इतने कैलोरी इनटेक लो, ओके। उसके बाद इंडिकेशन न्यूट्रिशन और डाइटरी इवैल्यूएशन इनटेक, कितना खा रहे हो, बोलो ना कि इसकी लिमिट में एक कैलोरी हमको लेना है। अगर ओबीज है तो कम कैलोरी देना है, अगर स्टार्वेशन में है, दुबला पतला है तो ज़्यादा कैलोरी देना है। प्रिवेंशन ऑफ द मालनरिश न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द मालन्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग हाई रिस्क पेशेंट को करते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, कंटिन्यूअस रीअसेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट टू द कंसंट्रेशन एंड कंफ्यूजन, मालन्यूट्रिशन का वेट लॉस हो सकती है, फटीग एंड वीकनेस हो सकती है, आपको रिड्यूस मसल मास हो सकती है बेटा। उसके बाद इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन हो सकता है, डिलेड वुंड हीलिंग हो सकती है, लेथार्जी एंड पैथी हो सकती है, ये सब चीजें खत्म हो गई हमारा नर्सिंग। कंक्लूजन क्या हो गया बेटा, क्रिटिकल केयर नर्सिंग रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको जितना अच्छा रहेगा, जितना आप जानते रहोगे, उतना अच्छा पेशेंट को केयर करोगे। एक्यूरेट असेसमेंट एंड टाइमली इंटरवेंशन इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, ओके। मतलब सही समय पे सही डिसीजन लोगे तो पेशेंट अच्छे से सही होगा। नर्सेस प्ले ए वाइटल रोल इन आईसीयू पेशेंट सर्वाइवल एंड रिकवरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेशेंट के पास 24 आवर वही रहती है, ठीक। तो ये आपका कहानी बेटा शायद समझ में आया होगा। अगर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा वो नंबर मेरा फोन मान करके यहाँ से स्टाफ से आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्लियर हो, ओके, थैंक यू।